हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अकाउंटेंसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न 2023 की परीक्षा पर आधारित होगी जिससे आप लोग आपके परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ ला सकते हैं। और होगा आज हम लोगों का अध्याय 1.1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप लोग आपके इंटर की परीक्षा में यानी 2023 की इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में लाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पुराने अखबारों की बिक्री है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इज, यानी पुराने अखबारों की बिक्री है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इज। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखिएगा कि पुराने अखबारों की बिक्री है, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आप लोगों को पूरा दिखे डिस्प्ले पे, है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन, यानी पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को किसमें दिखाया जाता है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय एवं व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किसमें दिखाया जाता है तो आय एवं व्यय खाते में। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, यानी आप लोगों को ए नंबर में टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है, लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, यानी गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। क्या होगा तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। आजीवन मतलब कि जीवन में एक बार। याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होगा तो पूंजीगत प्राप्ति जो है वो संगठन को जीवन में यानी पूरे जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है, इसीलिए हो जाएगा तीन का ए, यानी आप लोगों को ए नंबर पे टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, वसीयत यानी रिक्त को माना जाना चाहिए, लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, मतलब कि वसीयत को क्या मानना चाहिए। तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्ति यानी ए कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा कि वसीयत को मानना चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो चार का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, यानी सचिव जो होते हैं ना उसको मानदेय का भुगतान है वो क्या कहलाते हैं। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहलाते हैं तो आयगत व्यय कहलाते हैं यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो 5 का बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज, मतलब कि विशिष्ट दान जो है वो क्या है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। विशिष्ट दान है, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, आय व्यय खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ, यानी आय व्यय खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल आयगत प्रकृति यानी रेवेन्यू नेचर ओनली। याद रखिएगा आय व्यय खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए केवल आयगत प्रकृति की यूज होती है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का 8 यानी 8 नंबर क्वेश्चन, बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन, मतलब कि बकाया चंदा जो है वो क्या है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति यानी एसेट्स। याद रखिएगा कि बकाया चंदा है संपत्ति अर्थात एसेट्स। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है एंट्रांस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। यानी यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज। यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है? तो पूंजीगत प्राप्ति है यानी कैपिटल रिसिप्ट है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर और शॉन इन। यानी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां किस में दिखाई जाती है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में। किसमें? तो स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में। तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शॉन इन। यानी आयगत प्रकृति की सभी मदें किसमें दिखाई जाती है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, आईबीआई खाता में। किसमें? तो आईबीआई खाता में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आप लोगों को 12 का ए नंबर पे टिक करना है। चलिए देखते हैं सही आंसर हम लोगों का यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी निम्न में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, मतलब कि लाभकारी संगठन है। तो 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा, साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं द एक्सेस ऑफ एसेट्स ऑफ लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज इन ट्रीटेड एज। यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन ऑन व्हिच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस साइड में यानी किस पक्ष में दिखाया जाता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटीज साइड में। किसमें? तो दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटीज साइड में। तो 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। यानी निम्न में से कौन जो है वो आय नहीं है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोमेंट निधि यानी एंडोमेंट फंड। याद रखिएगा कि निम्न में से कौन आय नहीं है, तो एंडोमेंट निधि यानी एंडोमेंट फंड। तो 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17, आईबीआई खाते में शामिल होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स। यानी आईबीआई खाते में क्या शामिल होते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयगत मदे यानी रेवेन्यू आइटम्स। याद रखिएगा कि आईबीआई खाते में शामिल होते हैं आयगत मदे यानी रेवेन्यू आइटम। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं मोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर। यानी गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नगद एवं उधार दोनों, बोथ कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, यानी नगद एवं उधार दोनों। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। यानी जो संस्थाएं लाभ नहीं कमाती है उसका मेन उद्देश्य यानी मेन पॉइंट उसका क्या होता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज की सेवा करना, टू सर्व द सोसाइटी। याद रखिएगा कि जो संस्थाएं लाभ नहीं कमाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन,
एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा जो है वो क्या है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा आयगत प्राप्ति कहलाती है। तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? एंट्रांस फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज ट्रीटेड एज। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति माना जाता है। क्या मानते हैं? तो आयगत प्राप्ति, यानी 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए समरी ऑफ, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसका सारांश है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोकड़ बही का, यानी कैश बुक का। याद रखिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो रोकड़ बही का सारांश है। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए, इसको मैं थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 8,000, वर्ष के प्रारंभ में अदद चंदा 6,000 चंदों से प्राप्त शुद्ध आय होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000, नेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन विल बी, मतलब कि चंदों से प्राप्त शुद्ध आय कितनी होगी? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52,000, यानी 52,000। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक करना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000, आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस ऑफ द एंड ऑफ द ईयर 10,000, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके ना, यानी आप लोगों को बी नंबर पे टिक करना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए। इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड, द एक्सपेंसेज एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन। तो इस 25 का सही आंसर क्या होगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IBI खाते के डेबिट पक्ष में डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं, यानी 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। ऑल रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर ट्रीटेड एज। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्तियां, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखिएगा क्या होगा? तो आयगत प्राप्तियां, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 500 है, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि 300 है, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि 400 है, IBI खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि कितनी होगी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 5,000, हाँ 5,000, यहाँ एक जीरो कम है, ठीक है, यानी 5,000 यानी 5,000। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर इन 300, amount outstanding for current year was 400, the amount to be credited to the income and expenditure account is। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5100, यानी 5,100। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 5100, यानी 5,100। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यदि आय 16,000 है और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी 4300 है तो व्यय है। If income is 16,000 and deficit debited to capital fund is 4,300, then expenditure is। तो इस 28 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20,300, यानी आप लोगों को सी नंबर पे टिक करना है, 20,300।
और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, क्लियर बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आय व व्यय खाता का शेष डैश दर्शाता है। बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, मतलब कि आय व व्यय खाता का जो शेष है ना वो क्या दर्शाता है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिक या घाटा, सरप्लस और डिफिसिट को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड, यानी मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्त यानी लिगेसी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी मृत व्यक्ति की वसीयत से जो संपत्ति प्राप्त होता है उसे लिगेसी यानी रिक्त या वसीयत कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए, लिगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, मतलब कि वसीयत को क्या मानना चाहिए। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, दायित्व यानी लायबिलिटी मानना चाहिए। तो हम लोग ए नंबर पे टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब इज शोन इन, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को किस में दिखाया जाता है। तो 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। किस में? तो आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट में। तो हम लोग बी नंबर पे टिक करेंगे जो कि सही होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनोरेरियम इज, यानी एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय यानी ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्राप्ति और भुगतान खाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज आ, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट है। क्या है? तो प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, यानी आईवीआई खाता है। तो 35 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा कि आईवीआई खाता है नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाले संस्थान नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाले संस्थान नहीं है। तो 36 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, मारुति उद्योग। क्या हो जाएगा? मारुति उद्योग, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाता बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी आईवीआई खाता बनाया जाता है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभ ना कमाने वाले संस्थान द्वारा, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः क्या दर्शाता है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेबिट शेष यानी डेबिट बैलेंस को दर्शाता है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन, आय तथा व्यय खाता दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी आय तथा व्यय खाता जनरली क्या दिखाता है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अधिक की यानी सरप्लस को दिखाता है। याद रखिएगा आय तथा व्यय खाता क्या दिखाता है? सरप्लस यानी अधिक की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, यानी विशेष उद्देश्य के लिए जो दान प्राप्त की जाती है वो किस में दिखाई जाएगी। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन। तो 40 यानी 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ BS बराबर बैलेंस शीट। ठीक है ना, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ BS। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ऑफ लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज
ट्रेटेड एज, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपिटल फंड यानी पूंजी निधि कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन नंबर 42, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो 42 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा, अधिशेष यानी सरप्लस कहा जाता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, यानी लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को क्या कहा जाता है? तो 43 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी होगा, कमी या घाटा अर्थात डेफिसिट, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया चंदा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अलग खाते में क्रेडिट करके इसे स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। ठीक है ना, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, यानी 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 45 यानी 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट, यानी निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड इक्वल टू, यानी पूंजी कोष बराबर क्या होगा? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। पूंजी कोष कैपिटल फंड बराबर होता है संपत्ति माइनस दायित्व। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इन ए और एन, यानी चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे क्या हैं? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दायित्व यानी लायबिलिटी है। ठीक है, तो दायित्व यानी लायबिलिटी, सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन क्या होते हैं? तो 48 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, नगद यानी कैश में होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन नगद में यानी कैश में होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो देखिए जैसा कि हम आप लोगों ने पूरा वीडियो अगर देखे होंगे तो अब तक हम लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया? 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस 48 में से आपको कितने का आंसर याद था। देखते हैं आप लोगों को कितने का आंसर याद था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है ना, और आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके 2023 की इंटर की परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ आए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।